हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को अन्वेषण के माध्यम से ईवीएस सीखने का बहुत स्थान मिलता है। यह इंगित करता है कि पहला ऑप्शन है ईवीएस को रटने के माध्यम से सीखा जाता है। दूसरा, ईवीएस को सूचना के माध्यम से सीखा जाता है। ईवीएस बाल केंद्रित है, ईवीएस शिक्षक केंद्रित है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ईवीएस क्या है? ईवीएस बाल केंद्रित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा जड़ों का समूह है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंद, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। तो आप बताइए इसमें से जड़ों का समूह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, गाजर, चुकंदर और मूली। आगे बढ़ेंगे हम। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होना चाहिए। अब आपसे यहाँ पर यह पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, आपसे नेगेटिव पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्राकृतिक वातावरण के संबंध में विशेष रूप से बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। दूसरा, अवलोकन और वर्गीकरण, अनुमान आदि के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और साइकोमोटर कौशल प्राप्त करने के लिए बच्चों को खोजपूर्ण और गतिविधियों में शामिल करना। तीसरा, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए। डी ऑप्शन है आपका पर्यावरण के मुद्दों की समझ के माध्यम से बच्चों में सटीक मात्रात्मक कौशल विकसित करना। तो आपसे यहाँ पर निगेटिव पूछा गया। आप ये बताइए, क्या पर्यावरण के मुद्दों की समझ के माध्यम से आप बच्चों में सटीक मात्रात्मक कौशल विकसित करते हैं? नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका गलत है। तो यहाँ से आपसे गलत ही पूछा गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह अरब सागर तट पर हैं? अब आपको ये बताना है कि कौन से राज्य जो हैं वो अरब सागर तट पर हैं। तो पहला आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। दूसरा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तीसरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक, केरल और गुजरात। आगे बढ़ेंगे हम। विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन जो है आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। इसका मतलब उन्होंने जब लाल बत्ती थी तो वहां पर उन्होंने गाड़ी को बंद नहीं किया। तो उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? पहला ऑप्शन है आपका सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दूसरा, ट्रैफिक नियम का पालन करना। तीसरा, पर्यावरण के लिए चिंतित होना। डी ऑप्शन है आपका ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। तो आप बताइए इसमें से कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे बेटा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के प्रति चिंतित होना है ना, और ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, ये दो ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो सी और डी ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दे रखा है? सी और डी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। दूसरा, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तीसरा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। डी ऑप्शन है आपका पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण शिक्षा जो है आपका पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? अब आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है ना। जो सही है वो आपको बताना है। पहला क्या है? पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। दूसरा, कक्षा 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तीसरा, 2, 3 और
4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसमें क्या करेक्ट है आपका कि पहली और जो दूसरी क्लास होती है उसमें भाषा और गणित के माध्यम से आपके पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है। जो पहली और दूसरी क्लास होती है बेटा उसमें भाषा और गणित के माध्यम से आपको पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। पहला, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तीसरा, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। या फिर केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। अब आपको बताना है कि ज्ञान की रचना में क्या महत्वपूर्ण है। पहला, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, ये बात तो ठीक है। दूसरा क्या है, बच्चों के समुदाय के सदस्य। तीसरा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें या फिर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो व्याख्या और परिभाषा तो गलत होता है, तो ये तो गलत हो गया। तो ए बी सी ये तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के प्रेरित करने का उद्देश्य है। अब टीचर जो है वो बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इसका क्या उद्देश्य है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, ये बात तो ठीक है कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होगा। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास होगा, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा क्या है, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे तो तीनों ही ऑप्शन आपके ठीक लग रहे हैं। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावी संसाधन है। पहला, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। तो आप बताइए कि पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए सबसे प्रभावी संसाधन क्या है। तो परिवार के सदस्य तो है, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र। ए बी सी तो आपका करेक्ट है, क्लास नहीं होगा इसमें। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। अब आपको ये बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में कौन से सिद्धांत का अनुसरण होता है। पहला, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात या फिर ज्ञात से अज्ञात। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। हमें कैसे चलना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, है ना, मूर्त से अमूर्त की तरफ, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्ञात से अज्ञात। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है, इस जगह पर जो बांस खरपतवार उग जाते हैं उसको उखाड़ कर जला दिया जाता है, ये गलत है। देखो, उसको उखाड़ा नहीं जाता है, तो यहाँ तो ये कह रहा है उखाड़ दिया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा क्या है, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त जो राख होती है, मतलब जो खरपतवार जलाया उससे जो राख प्राप्त होती है उसको खाद की तरह काम में लाते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो राख जो है तो वो तो मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी ही ना, तो उसको ऐसा थोड़ी ना कि उसको कहीं समेट के एक जगह रख लिया फिर उसको खाद की तरह छिड़क रहे हैं, यूरिया की तरह, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये तो गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया। अब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है, यहाँ पे ना गहरा नहीं जोता जाता है ना। तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें तो आपका फिर केवल ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे गहरा नहीं जोता जाता, इसकी वजह से गलत हो गया। इसने क्या कहा, उखाड़ दिया जाता, इसकी वजह से गलत हो गया। तो यहाँ पर केवल ए, है ना, बस ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। पहला क्या है,
बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। दूसरा, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। तीसरा, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों में जोड़ना। डी ऑप्शन है आपका, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखो, परिभाषाएं, व्याख्याएं याद करना ये सब तो गलत होता है, तो आपसे नहीं पूछा गया था ना, तो यही गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परिभाषा की बात की है, तो ये तो होना नहीं चाहिए ना, तो यहाँ से नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। क्वेश्चन क्या कहता है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्वयं आकलन क्या है ना। CCE है, सीखने के समान आकलन है, सीखने का आकलन है, या सीखने के लिए आकलन है। तो ऑप्शन नंबर 2 सीखने के समान आकलन है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव पूछा गया है आपसे। तो पहला ऑप्शन क्या है, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना। तो देखो, याद करना तो नहीं होना चाहिए ना, तो आपसे गलत पूछा गया है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, जो नहीं होना चाहिए, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों। अब ये कह रहा है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षक के अलावा जो अन्य स्रोत हैं उनकी मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि पर्यावरण सीखने के लिए केवल पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, और भी स्रोत हैं जिनकी मदद हमें लेनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। तीसरा, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि जानने का अवसर देगा। और डी ऑप्शन क्या कहता है, यह बच्चों में सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा आपका, है ना। ए बी सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी ये क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है। पहला, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। डी ऑप्शन है, बच्चों को उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो विभेद तो नहीं करेंगे, डी तो आपका गलत हो जाएगा, तो इसमें भी ए बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ए बी एंड सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप ये बताइए कि ज्ञान की रचना में क्या महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन, बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो पहला तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये तो नहीं होना चाहिए ना, बच्चों के ज्ञान को आप शिक्षक के ज्ञान से कैसे जोड़ सकते हैं, ये तो गलत हो गया। तीसरा क्या है, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, ये भी ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या है, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये भी ठीक है। तो आपका बेटा इसमें बी गलत होगा, ए सी डी ऑप्शन नंबर 1 ए सी एंड डी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। अब ये जो आपकी पर्यावरण की बुक है इसमें क्या है, थीम है। तो अब बताइए ऐसा क्यों किया गया है ना। पहला ऑप्शन क्या है, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए कि पाठ कम हो जाए इसीलिए, ये तो नहीं होगा। दूसरा, बच्चों को के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। तीसरा, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। या फिर उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। तो क्यों किया गया होगा ऐसा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा कि बच्चों के
स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं रखा गया है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये, कि जो पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाएं और मुद्दे हैं उनको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में अगर नहीं रखा गया है तो ऐसा क्यों किया गया, है ना। पहला, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है, या फिर इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। तो ऑप्शन तो यही करेक्ट लग रहा है अभी तक, कि जो इस आयु के बच्चे होते हैं वो अपने पूरे परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, इसीलिए इसको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में पर्यावरण की संकल्पनाओं को नहीं रखा गया, है ना। तीसरा क्या है, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, या फिर यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए। तो देखो ये तो होगा नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड, इस आयु वर्ग के बच्चे जो हैं अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। नीचे दिए गए शहरों में से एक में रेत के पहाड़ हैं जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है। अब आप बताइए कि जो रेत के टीले हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, काबुल, आबू धाबी, बर्लिन या फिर थिम्पू। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, आबू धाबी। आगे बढ़ेंगे हम। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति की क्षमता है, उसको समझने की जो क्षमता है उसको क्या कहेंगे, है ना। दिशात्मक कौशल कहेंगे, चित्रण कौशल कहेंगे, स्थिति कौशल कहेंगे, या फिर ग्राफिक कौशल कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, मैपिंग स्किल, है ना, चित्रण कौशल कहेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे। केचुए को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। अब जो केचुआ है वो किसान का मित्र होता है, तो क्यों होता है ना, क्या कारण है। पहला, केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जो जमीन है वो उपजाऊ होती है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तीसरा, केचुआ जमीन में छेद बनाता है जिससे मिट्टी पोली हो जाती है। केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो अब बताइए इसमें से कौन कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। ए तो बिल्कुल ठीक है, बी क्या है, केचुआ खरपतवार खाते हैं, ये तो गलत हो गया। सी क्या है, केचुए जमीन में जो छेद करते हैं उससे जमीन पोली हो जाती है, ये तो बिल्कुल ठीक है। और डी ऑप्शन है आपका कि केचुए द्वारा जो छेद बनाए जाते हैं उससे जमीन में हवा और पानी जो है वो बहुत ही आसानी से चला जाता है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग तो आपका ए, सी और डी, है ना। ए, सी, डी कहाँ पे है, यहाँ पे ये उल्टा दे रखा है बेटा, सी, डी, ए, है ना, सी, डी, ए। बी तो आपका गलत है ना, तो बी यहाँ है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, है ना। यहाँ पे डी नहीं है तो ये भी गलत हो गया। ए, सी, डी, ऑप्शन नंबर 3 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। अब आप बताइए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला क्या है, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। दूसरा, जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए, जल चक्र के 5 लाभ बताइए। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन ऐसा होगा जो बच्चों की विविध सोच का आकलन करने में सहायक होगा। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। अब आपने ये बच्चे से पूछ दिया कि क्या होता तो क्या होगा, बच्चा सोचेगा तभी तो बताएगा। यहाँ पे तो ये जो चारों ऑप्शन है इनमें सबसे बेस्ट है ऑप्शन नंबर 1, है ना। तो हम इसी के साथ जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। अब आपको ये बताना है कि ये जो विचार दिए गए हैं 4, इनमें से आप किनका ध्यान रखेंगे। पहला, बच्चों की रुचियों का ध्यान, मतलब जो बच्चों की रुचियां आप उनका ध्यान रखेंगे, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि बच्चों की रुचि का तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये तो ठीक है।
लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कोई भी क्रियाकलाप आप करा रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं, तो वो बच्चे को, मतलब लड़के और लड़कियों दोनों को ही रुचिकर लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही उसमें इंटरेस्ट आ रहा है और लड़कों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन क्या है, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हुई होनी चाहिए। तो क्या ये बात ठीक है? नहीं, ये गलत है आपकी, है ना, कि मूल्यवान सामग्री ही हो सिर्फ तभी ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। डी क्या है, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो भी क्रियाकलाप आप सामूहिक रूप से जो भी क्रियाकलाप का निर्माण कर रहे हैं, तो वो सभी धर्म और संस्कृति की जो पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनको वो रुचिकर लगना चाहिए। तो फिर यहाँ पर सी तो गलत हो गया आपका, ए बी डी, ऑप्शन नंबर 1 ए बी और डी ये आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे हम। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं, वो क्या कहलाता है? कालबेलिया, कथक, तेरह थाली या भवाई? तो इसको क्या कहते हैं बेटा? भवाई नृत्य, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। वह दिनांक जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा, तो वो कौन सा डेट थी? वो 23 मई 1984, है ना। ऑप्शन नंबर ए 23 मई 1984 ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे हम। जल संग्रहण और संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता? पहला राजेंद्र सिंह, दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटकर, पांडुरंगा हेगड़े। तो बेटा ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। पहला मोम, कोलतार, ग्रीस, यही करेक्ट हो जाएगा आपका। पहला ऑप्शन ही आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, मोम, कोलतार और ग्रीस, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। कोई पर्यटक किसी देश के विषय में अपने प्रक्षेपणों का वर्णन इस प्रकार करता है कि इस देश में पानी बहुमूल्य है। यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियां, झील और तालाब ही हैं। यहाँ जमीन के नीचे भी पानी नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि किस जगह की बात चल रही है, परंतु यहाँ की रेतीली जमीन के नीचे तेल ही तेल है, इसीलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वास्तव में पेट्रोल पानी से सस्ता है। इस देश का नाम बताइए, कौन से देश की बात हो रही है बेटा? ये आबू धाबी की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। चांगपा है, चांगपा क्या है? ठंडे रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक जनजाति, पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति, पठार क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति, या नदियों के समीप रहने वाली एक जनजाति? तो जो चांगपा है बेटा वो क्या है? ठंडे रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक जनजाति। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है? योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस का अध्यापक यह निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा, जिसका नाम है, अब आप बताइए, विश्व की योग राजधानी किसे कहा जाता है? रानीखेत को, ऊटी, ऋषिकेश या गैंगटॉक को? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऋषिकेश को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है, अब आप बताइए कि जो केरल की जो वैज्ञानिक सैन्य कला है जो प्रचलित है उसे क्या कहते हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा बेटा, कलरी पयट्टू, है ना, कलरी पयट्टू। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है उसे क्या खाने पीने की सलाह दी जाएगी? पहला चुकंदर का रस और पालक, बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा अनार का रस, दूध से बने पदार्थ, नींबू पानी, जेली, खीरा टमाटर का सूप। तो बेटा चुकंदर का रस और पालक उसको खाने की सलाह दी जानी चाहिए, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखना तना दिखाया। अब जो कमल है
उसका जो लंबा और खोखला तना है वो दिखाया उसने बच्चों को, है ना। उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा खोखले तने का कार्य है। अब जो कमल का जो तना है वो जो लंबा है और खोखला है, उसका कार्य क्या है। पहला, पौधों को पानी पर तैरने में सहायता करता है, पौधे को सहारा देता है, पौधे को तालाब में तल में जमाता है, तालाब के तल में जमाता है, या फिर पानी को सोखता है। तो ये पौधों को पानी पर तैरने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या करता है ये, पौधों को जो है वो पानी पर तैरने में सहायता करता है। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। गेहूं, मूसला जड़ होती है क्या गेहूं की। धनिया, धनिया की मूसला जड़ होती है। गाजर, गाजर की जड़ झकड़ा होती है क्या। बांस, बांस की जड़ मूसला होती है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 2 धनिया, धनिया की जड़ कैसी होती है, मूसला जड़ होती है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा कि धनिया की जो जड़ होती है वो कैसी होती है, मूसला जड़ होती है। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है ना। अब आप बताइए कि वो कौन से पक्षी हैं जिनकी चोंच में छानने की प्रणाली होती है। फ्लेमिंगो, रॉबिन, मेकाऊ, गौरैया। तो बेटा ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वो पक्षी है, फ्लेमिंगो, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। ग्रेगर मेंडल एक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया। अब आपको ये बताना है कि जिसे उन्होंने अपने प्रयोगों में नहीं पाया, है ना। पहला, बीजों का हरा या पीला होना, बीजों का खुरदरा चिकना होना, पौधों का लंबा नाटा होना, या फिर अगली पीढ़ी के पौधे के बीजों का नया रंग जो पीले या हरे गुड़ से मिलकर बना है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा उन्होंने नहीं पाया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा कि अगली पीढ़ी के पौधे के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुड़ों से मिलकर बना है। आगे बढ़ेंगे हम। ग्रेगर मेंडल मटर के पौधों पर प्रयोगों के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले हों तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका कौन सा प्रेक्षण था, है ना। तो पहला क्या है कि सभी पौधों में हरे और पीले मिश्रित रंग के बीज थे, या फिर ज्यादातर पौधों में पीले बीज थे, या फिर ज्यादातर पौधों में हरे रंग के बीज थे, या फिर सभी पौधों में पीलापन लिए हुए हरे बीज थे। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि सभी पौधों में पीले बीज थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे हम। धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है ना। कुछ उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत कुछ अलवण जल की उपलब्ध मात्रा है। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नदियां, झरने, ग्लेशियर, जल प्रताप। तो बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, जल प्रताप होगा क्या, ग्लेशियर होगा, झरने या नदियां। तो ऑप्शन नंबर 3 ग्लेशियर, है ना, ग्लेशियर हिम नदी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। जल एक सार्वभौमिक विलायक है, ये बात तो ठीक है। दूसरा, इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, ये भी ठीक है। जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, ये गलत है ना, ये आपका गलत हो गया यहाँ पे। फोर्थ ऑप्शन क्या है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है, ये भी ठीक है। तो आपसे यहाँ गलत पूछा गया था, तो यही गलत है आपका ऑप्शन नंबर 3। तो गलत पूछा गया था इसीलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। आगे बढ़ेंगे हम। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। जो अम्लीय वर्षा है आपकी वो विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन रसायनों के कारण होती है, आपको ये बताना है।
पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे बढ़ेंगे हम। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? पहला क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़ेंगे हम। ईवीएस के पाठ्यक्रम में हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, ये क्या है? थीम है, उपथीम है, पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु है। तो ये क्या है? ये थीम है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? ये थीम है। आगे बढ़ेंगे हम। पशुओं के संरक्षण के विषय में छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। अब आप बच्चों को जो है पशुओं के संरक्षण के लिए, है ना, कि वो पशुओं का संरक्षण करें, आप इसके लिए बच्चों को संवेदनशील बनाना चाहते हैं, है ना। तो क्या तरीका ठीक रहेगा? कहानियां और विवरण, ये तो ठीक है, कहानियां और विवरण ठीक रहेंगे। प्रयोग, इसमें प्रयोग कैसे करेंगे? ये तो नहीं होगा आपका। हास्य चित्र पट्टियां, ये भी ठीक है, कविताएं भी ठीक है। तो ए सी डी, ऑप्शन नंबर 2 ए सी एंड डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें प्रयोग थोड़ी ना करेंगे बेटा, प्रयोग तो होगा नहीं इसमें, तो इसलिए ए सी डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है। पहला, छात्रों को अन्वेषण और अवलोकन के अवसर देना, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है आपका। बी क्या है? छात्रों में क्रियात्मक कौशलों का विकास करना, ये भी ठीक है। बच्चों में सौंदर्यबोधी संवेदन को विकसित करना, ये भी ठीक है। बच्चों को विषय वस्तु स्मरण करने में, स्मरण करना तो गलत हो जाता है ना आपका, ए बी सी फिर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ए बी सी, ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक हैं, क्योंकि प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा, प्रश्न बच्चों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर देते हैं, ये बात भी ठीक है कि बच्चा जब प्रश्न करेगा तो उसके अपने विचारों की अभिव्यक्ति होगी। तीसरा, प्रश्न बच्चों को सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है, ये भी ठीक है कि मतलब अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो मतलब उसमें सीखने की जिज्ञासा है। तीसरा, प्रश्न बच्चों में क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हैं, ये तो नहीं होगा, गलत, ये तो गलत हो गया है ना। तो ए बी सी, 48 का क्या होगा? ए बी सी, तो ए बी सी, ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पे। ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है एक प्रक्रिया कौशल, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, उत्पाद प्रक्रिया, मनोसामाजिक प्रक्रिया। तो ये क्या है? विश्लेषण क्या है? एक प्रक्रिया कौशल है और संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, केवल ए और बी, ऑप्शन नंबर 4, है ना। उत्पाद प्रक्रिया और मनोसामाजिक कौशल ये तो होगा नहीं इसमें, है ना। तो ए बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है? पहला, समाचार पत्र। अब आप ये ध्यान रखें कि आपसे क्या कहा है कि पाठ्य पुस्तक और शिक्षक से अतिरिक्त, मतलब पाठ्य पुस्तक और शिक्षक को हटाकर फिर और कौन हो सकते हैं? तो समाचार पत्र हो सकता है, ठीक है। समुदाय के सदस्य भी हो सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। कविताएं तो किताबों में ही होती हैं, तो ये तो नहीं होगा। क्रियाकलाप, ये एक्टिविटी तो टीचर कराएगा क्लास में, ये भी नहीं होगा फिर, है ना। ए और बी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ए और बी। क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा कि पाठ्य पुस्तक और शिक्षक के अतिरिक्त, है ना, और कौन है जो ईवीएस की शिक्षा का उत्तम साधन हो सकते हैं। मतलब टीचर और पुस्तक तो है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कौन है जो हो सकते हैं? तो फिर कौन हो सकते हैं? समाचार पत्र और समुदाय के सदस्य, ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्न में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी?
ईवीएस की कक्षा में कौन कौन से विषयों की चर्चा होगी? पेट्रोल के दर, अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया कि वहां पर पेट्रोल सस्ता है, पानी महंगा है, तो ये तो होगी, है ना। पशुओं का संरक्षण अभी पढ़ा, और जल आपदा, ये तीनों तो होंगे। बीजों के अंकुरण, ये नहीं होगा बेटा, बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला नहीं होगा आपका, है ना। बाकी ए, बी और सी ये आपके होंगे, है ना। डी नहीं होगा आपका इसमें, 51 में डी नहीं होगा, तो ए, बी, सी, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ए, बी, सी। आगे बढ़ेंगे हम। निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है? अब आप देखिए इसमें कि जो सामाजिक कौशल है उसका सूचक कौन सा हो सकता है। पहला वर्गीकरण, दूसरा विश्लेषण, तीसरा साझा करना और मिलकर कार्य करना, या फिर सृजनात्मक लेखन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा इसमें, कि साझा करना और मिलकर कार्य करना। आगे बढ़ेंगे हम। रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है। पहला, सीखने का उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, सीखने की दक्षता और सीखने की प्रक्रिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, सीखने का उद्देश्य, है ना। क्या से इंगित करेगा ये? सीखने का उद्देश्य। आगे बढ़ेंगे हम। शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा, उनसे प्रश्न पूछकर, चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने के उपरांत जो है इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग कर रही है, शिक्षिका एवं संकलित मूल्यांकन का प्रयोग कर रही है, शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है, शिक्षिका सहपाठी मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग कर रही है। तो इसमें बेटा ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, कि जो शिक्षिका है वह विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग कर रही है। जो शिक्षिका है वो विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे हम। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं, थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय वाले कुल्हड़ जो है वो बनाना सिखाना चाहते हैं। अब आप बच्चे को वो जिस कुल्हड़ में चाय पीते हैं वो बनाना आप सिखाना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का प्रयोग करेंगे? सामुदायिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, मीडिया संसाधन, या फिर प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें क्या होगा? सामुदायिक संसाधन, है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा आपका आंसर? सामुदायिक संसाधन। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं विज्ञान जो है वो सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है ना। विज्ञान ज्ञान की इकाई और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है। विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई एवं गत्यात्मक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर विज्ञान जो है वो ज्ञान की इकाई और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं? पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति। दूसरा ऑप्शन क्या है? अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, ये भी ठीक है। प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, ये तो नहीं होगा, है ना। प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, ये तो नहीं होगा ना, कि जो जानकारी आपको दी जा रही है आप उसे एज इट इज ले रहे हैं, है ना। डी ऑप्शन क्या है? अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का निर्माण, ये तो होगा आपका ए, बी, डी, है ना। सी नहीं होगा इसमें, आपका ए, बी, डी हो जाएगा आपका। तो कहाँ पे है ए, बी, डी? ये रहा। अच्छा, इसमें भी डी, ए, बी दे रखा है बेटा यहाँ पे, ठीक है। ए, बी, डी, है ना। सी तो गलत है आपका, सी तीनों जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, तीनों गलत हो गए। ए, बी, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? पहला, पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है। दूसरा, कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है। बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है। विभिन्न
थीम से संबंधित एक विषय है। तो जो आपका पर्यावरण है वो बालक के, बच्चे के परिवेश से संबंधित एक विषय है। भाई बच्चे के परिवेश से संबंधित तो है एक विषय, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? पहला ऑप्शन क्या कहता है, नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी की सृजनात्मकता को पोषित करता है। दूसरा ऑप्शन, नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी के रोजमर्रा के जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है। तीसरा, हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। डी क्या है, हाँ, क्योंकि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव साझा कर रही है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा कि हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। मतलब उसकी बेटी से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो चाय बनाए, लेकिन बेटे से नहीं, है ना। तो ये तो गलत है ना। तो ये किससे संबंधित मुद्दा है आपका? भाई समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है ये, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 60, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए। पहला ऑप्शन, जल संरक्षण से संबंधित कहानियां, कविताएं और गीत इकट्ठे करें। अब आप बच्चे से ये कह रहे हैं कि जल संरक्षण से संबंधित जो भी कहानियां हैं, जो भी कविताएं हैं, जो भी गाने हैं, वो सब इकट्ठा कर लो। ऐसा तो नहीं कहेंगे, ये तो गलत है। दूसरा क्या है, जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह चर्चा करना कि कहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा है। तो इससे क्या फायदा होगा, है ना, कि आप बच्चे को चित्र दिखा रहे हैं और उसमें फिर चर्चा कर रहे हैं, है ना। तीसरा क्या है, वे और उनके परिवार के सदस्य जल का प्रयोग कैसे करते हैं इसका बजट बनाएं। ये तो ठीक लग रहा है मेरे को, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका, कि भाई आप जल का प्रयोग कैसे कर रहे हैं इसका बजट बनाइए, है ना। उन गतिविधियों का चित्र बनाने के लिए कहना जो जल के उपयोग तथा उसके बिना, ये तो नहीं होगा, है ना। तो इसमें बेटा आपका ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट होता है कि वे और उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो जल का प्रयोग कैसे करते हैं इसका बजट बनाएं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।